हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपने सक्सेस के लिए आप आगे कदम बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स के पार्ट नेक्स्ट को लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम आज ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स के लिए मैं कल्पेश आप सबके लिए डेली वीडियोस लेकर आ रहा हूं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? आप सभी को पता होगा, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, जो ईच एंड एवरी बॉडी मैसिव बॉडीज इन अर्थ एट एनीवेयर अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय वर्चूज ऑफ दियर मासेस। कोई भी बॉडी, जो दो मैसिव बॉडीज जो एक दूसरे को अपने मासेस के कारण अट्रैक्ट करती हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कोई भी दो बॉडीज होती हैं जिनके मासेस, लेट मासेस विल बी m1 एंड m2, they will be proportional to f proportional to m1 m2 and f is also proportional to 1 upon r square. When we remove proportional sign, we use constant, that is a universal gravitational constant g. F is equal to g m1 m2 upon r square, where g is a universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration produced in a body due to gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity. The formula of acceleration, gravitational acceleration is gm upon r square. Here the m is equal to mass of earth and g is a universal gravitational constant, and r is equal to radius of earth. So when we put the values of gm and r, we find that the value of the small g is equal to 9.8 meter per second square. And the most important point is gravitational force is the weakest force in nature. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। और इसको अब नेक्स्ट जो है वो द कंडीशन अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसको अफेक्टिंग करने के कई रीज़न हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमें पोल पर जो है ग्रेविटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन टू इक्वेटर। द शेप ऑफ द अर्थ, इसका सबसे पहला रीज़न शेप ऑफ द अर्थ शेप आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स वाई जी इज मैक्सिमम एंड पोल एंड मिनिमम एंड इक्वेटर। क्यों पोल पे मैक्सिमम होता है? क्योंकि पोल पे जो होती है अर्थ की शेप ये होती है, पोल पे जो है वो थोड़ी सी उसकी जो रेडियस है वो कम होती है। तो रेडियस जितनी कम होगी किसी भी चीज़ की, उसकी वहाँ पे जो है ग्रेविटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और रेडियस जो इक्वेटर पे है वो रेडियस ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम देखने को मिलता है। एंड रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन भी जो होता है वो एक फैक्टर अफेक्टिंग है कि वहाँ पे वो जी को डिक्रीज और इंक्रीज होते हुए हम देखते हैं। जी डिक्रीजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।
इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन जी डिक्रीजेज, और इफ एंगुलर एक्सिस ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज द एंगुलर स्पीड ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट होता है। हम देखते हैं सरफेस पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हाइट और उसके डीप में। जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा हम सरफेस के अंदर जाते हैं वहाँ पे भी हमें ग्रेविटेशन कम देखने को मिलता है। सरफेस पे हमें ग्रेविटेशन सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मास एंड वेट पे। मास इज अ कांस्टेंट यूनिट ऑफ एनी बॉडी। मास कभी भी वेरी नहीं करता है या इनवेरिएबल होता है। मास की डिफिनेशन क्या होती है? द मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स इन इट एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, या स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। हमने बताया कि मास ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो डजंट चेंज, वो अनचेंज्ड होता है। एंड द वेट of the body is the force which is attracted towards the center of the earth and it is given by mg। w is equal to क्या होता है? weight is equal to mass into gravitational acceleration, that is called weight। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि g जो होता है वेट हमेशा मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। जैसे कि आप पोल पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थ के पोल पे किसी का भी वेट जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पोल पे हमें जी की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हम उसको मास से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमें ज़्यादा मिलती है, और जो हम उसको देखते हैं इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। जैसे आप जब मून पे जाएंगे तो मून पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो वेट हमें कम मिलता है, 6 गुना कम मिलता है एज कंपेयर टू अर्थ, बिकॉज मून पे जो होता है वो हमारा ग्रेविटेशन जो होता है वो 6 गुना कम होता है एज कंपेयर टू द अर्थ। द वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, किसी लिफ्ट में किसी भी बॉडी का वेट क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सेम मतलब उसके रियल वेट के बराबर हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। किसी भी जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं, कब वो ज़्यादा होता है, कब वो कम होता है, और कब वो जीरो हो जाता है, उसके कंडीशंस को हम देखेंगे। When the lift is at rest or in uniform motion, then the apparent weight is equal to the real weight। जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से या फिर रेस्ट में होता है तो उसका जो हमें अपैरेंट वेट मिलता है वो इक्वल टू रियल वेट होता है। और जब हम उसी लिफ्ट में जब हम जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं और वो एक्सेलरेटेड होता है, अपवर्ड एक्सेलरेटेड होता है, ऊपर की तरफ जब हो जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होता है और एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ होता है। तो वहाँ पे हमें जो अपैरेंट वेट हमें मिलता है वो रियल वेट से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कितना ज़्यादा मिलता है, वो मास इंटू जी प्लस एयर, कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है और उसका मास क्या है और उसका ग्रेविटेशन क्या है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। और जब वो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है, तब हमें अपैरेंट वेट से उसकी वैल्यू कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हम भी नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ और जी भी नीचे की तरफ। तो वहाँ पे जो है हम माइनस कर देते हैं जी में से, जो वेट होता है एम, जी माइनस ए करते हैं, तब हमें अपैरेंट वेट मिलता है, और एक्चुअल वेट से वो हमेशा कम आता है। और जीरो कब होता है? जब फ्री फॉल होता है। जैसे कि आपकी लिफ्ट का वायर टूट जाए तो वो लिफ्ट खट से नीचे तुरंत आ जाती है,
तो वहाँ पे जो होता है g, आपका एक्सेलरेशन भी g, और जो बॉडी आ रही है लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन g हो जाता है। तो वहाँ पे हम जब g माइनस जी करते हैं तो वो हमें 0 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे ये 3 रीज़न थे, और जैसा कि हमने बताया मून पे जो होता है वो लेसर देन वेट ऑन द अर्थ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है। वो कितना कम है? 6 टाइम्स है, कम है, 6 गुना कम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी करता है। लिफ्ट में हमारा वेट कम ज़्यादा देखने को हो सकता है, किस किस कंडीशन में हमें हो सकता है वो हमने देखा। आप से हमारा अनुरोध है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने भाई बहनों को के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे, ताकि वो भी इस जानकारी को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। तो हमारी आशा, आपसे अनुरोध है कि आप लाइक शेयर करेंगे। आपका क्या जाता है? एक लाइक करने से, एक बार क्लिक करने से आपका कुछ जाता तो है नहीं। तो आशा है कि आप ऐसा करते होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके साथ ही प्लैनेट्स क्या होता है? ग्रह। ग्रह जो होता है वो आपको अच्छे से पता होगा, जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसका नाम अर्थ है, वो भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट आर द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट और पथ। सन जो है वो हमारा सेंटर है, और उसके चारों तरफ अर्थ, मरकरी, वीनस और जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सभी टाइप के सभी 8 जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उनकी अलग अलग अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो सन के सबसे नज़दीक कौन सा आता है, वो होता है मरकरी, फिर होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, फिर होता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर आता है यूरेनस, और जो 8वें पे आता है वो आता है नेपच्यून। पहले प्लूटो भी एक प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन अब उसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं थी। उसकी वो कहीं पे भी रिवॉल्व करता था, कभी यूरेनस के ऑर्बिट में आ जाता था, कभी जुपिटर के ऑर्बिट में आ जाता था, इसलिए उसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। नहीं तो हमारे पास 9 प्लेनेट हुआ करते थे, अब जो हैं वो 8 प्लेनेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि केपलर्स ने प्लेनेट से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे। हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है कि जब हम क्वेश्चंस लगा रहे थे तो हमने देखा था कि केपलर के 3 लॉ कौन कौन से थे, क्वेश्चंस में आया था वो तो हमने वहाँ पे भी कवर किया था। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि केपलर्स के जो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉ थे वो कौन कौन से थे। पहला जो लॉ था वो ऑर्बिटल लॉ भी उसे कहा जाता है, और दूसरे को एरियल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि पहले में उन्होंने बताया था कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन इट्स वन फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये उसका ऑर्बिट हो गया, और सन किसी भी इक्लिप्स के 2 फोकाई होती हैं, किसी एक फोकाई पे सन जो है वो अपना रहता है, और जो उसके चारों तरफ अर्थ, कोई भी प्लेनेट, अर्थ ही नहीं कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है। तो उस प्लेनेट का जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स होता है। तो उन्होंने पहले लॉ में यही बताया था, और उन्होंने दूसरे में क्या बताया था कि जो उसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है सन के अराउंड में। एरियल लॉ से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है, आप किसी भी टाइम इंटरवल में जब उसके कहीं पे भी देखेंगे, जैसे आपने देखा कि 2 सेकंड में प्लेनेट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसने जितना एरिया ये कवर किया, अब आप कहीं पे भी, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, तो 2 सेकंड में वो उतना ही एरिया कवर करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये उन्होंने दूसरे लॉ में बताया था। और तीसरे लॉ में क्या बताया था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। उन्होंने अपने तीसरे लॉ में ये बताया था।
तो पहला लॉ जो है वो ऑर्बिटल लॉ, दूसरा लॉ एरियल लॉ, और तीसरा लॉ जो है वो उन्होंने बताया कि सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमें आशा है आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने भाइयों बहनों परिवारजनों और अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप देख रहे होंगे कि आजकल इस एजुकेशन का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सब लोग इस कंपटीशन के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो हम भी आपके लिए ही ऐसे कदम उठाए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको पता होगा उपग्रह। ये 2 टाइप के होते हैं, अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और टाइटन जो है वो भी नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न का, और ऐसे कई सारे गैनीमेड और कई सारे आपको सैटेलाइट नेचुरल भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको पता होगा अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है, सैटर्न के पास 79 है, सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास 82 सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ये उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो मैन मेड होती है, उसे हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे पोलर सैटेलाइट जो होती हैं, दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट। जो पोलर ऑर्बिट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसे पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ये अराउंड 800 किलोमीटर ऊपर जो है वो रिवॉल्व करती हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 84 मिनट का होता है। ये 84 मिनट में ही एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट इज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। जो ऑर्बिट होती है ये प्लैनेट हो गया, प्लैनेट के अराउंड में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और उसका जो सरकमफ्रेंस होता है जब हम उसके ऑर्बिटल स्पीड, जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो मिल जाता है। एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस। वो जो है सरफेस से उसकी कितनी हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई भी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पे उसका जो पीरियड ऑफ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। रेडियस बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, उसकी सरकमफ्रेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी। सरकमफ्रेंस बढ़ने से वो उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ बॉडी। तो इसलिए यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। वो मास पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना हैवी है, कितना लाइट वेट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उससे कुछ उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। एस्केप मतलब वो उसके जो रेंज है उससे बाहर निकल जाए, उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है अर्थ की, जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो है। एंड द मिनिमम वेलोसिटी विद विच when an object is thrown vertically upward from the earth surface just cross the earth gravitational field। जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रॉस कर जाएगा तो तब उसको तो अर्थ अट्रैक्ट कर नहीं पाएगी अपनी तरफ, तो वो कभी रिटर्न नहीं आ सकता है। ऐसी वेलोसिटी, वह मिनिमम वेलोसिटी जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए,
तो उसको हम उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और जब वो बाहर निकल जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एस्केप कर गया, पलायन कर गया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है √2gr, दैट्स मीन्स 2gr की पावर 1/2। मतलब कि उसका ग्रेविटेशन से और उस आर जो है उससे मल्टीप्लाई करा के 2 से मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट में जो उसकी वैल्यू मिलती है वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। आर जो है वो रेडियस ऑफ द बॉडी है कि आप कहाँ से उसको थ्रो कर रहे हैं। जैसे अर्थ से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। When an orbital speed increase 41%, that √2 times then will escape from its body। जब कोई भी ऑर्बिटल स्पीड 41% बढ़ जाती है अपनी इनिशियल स्पीड से तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स बढ़ जाती है। एंड इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर। जो एस्केप वेलोसिटी की अर्थ सरफेस से वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। एस्केप वेलोसिटी मून पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। मून पे क्यों कम है? बिकॉज मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कम है वहाँ पे, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। मून की अट्रैक्शन पावर कम है इसलिए वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कम है। तो हमने आज क्या क्या कवर किया? ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, सैटेलाइट, वो सैटेलाइट्स के टाइप, केपलर्स लॉ, हमने इन सब चीज़ों को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप सभी ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए रखिए, आप मन से जुटे रहिए एंड आप मेहनत करते रहिए। तो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।